हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 13 जून 2020 है और दिन है सैटरडे। आज हमारे टेबल के ऊपर है टोटल 5 इंपॉर्टेंट आइटम्स। फैक्ट्री आउटपुट और फूड इन्फ्लेशन, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। फूड इन्फ्लेशन के साथ जुड़ी हुई खबर जो है वो एक छोटी सी खबर है। मोराटोरियम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने और ज़्यादा क्लैरिटी की डिमांड की है। हमारे HRD मिनिस्टर ने एक वेबिनार को एड्रेस किया और अपने कुछ इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट्स शेयर किए हैं। GST काउंसिल ने MSME को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं और लास्ट में अमिताभ कांत साहब ने KYC और डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में अपने व्यू पॉइंट शेयर किए हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स तैयार किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स बोथ प्री और मेंस एग्जामिनेशन। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें मोबाइल एप्लीकेशन। स्टडी IQ का मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। 20 जून 2020 तक हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक ऑफर। दिस इज अबाउट EMI। ज़्यादा जानकारी के लिए चेक आउट आवर मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। फैक्ट्री आउटपुट डियर फ्रेंड्स, लेटेस्ट गवर्नमेंट का डेटा आया है सामने। और डेटा कौन निकालता है? डेटा निकालने वाली जो हमारी मिनिस्ट्री है उसका नाम है मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एक अलग से मंत्रालय है और लेटेस्ट आंकड़ा जो सामने आया है वो ये है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो श्रैंक यानी कि माइनस में गया है, ड्रॉप हुआ है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन श्रैंक बाय रिकॉर्ड 55.5%। अप्रैल जो है पूरा महीना आप जानते हैं कि लॉकडाउन में था, तो नेचुरली नॉन एसेंशियल आइटम्स और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स के बारे में हम बात कर रहे थे। रिमेंबर कि कार का जो प्रोडक्शन है वो नहीं हुआ है और कार के सेल्स की बात करें तो ज़ीरो कार्स, ज़ीरो मोटरसाइकिल्स, ज़ीरो ट्रक्स, किसी का भी सेल नहीं हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका प्रोडक्शन ही बंद था। तो नेचुरली अप्रैल 2020 का जो महीना है वो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। 55.5% इसमें ड्रॉप देखने को मिला है। ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी गोइंग डाउनहिल, डिक्लाइन इन फैक्ट्री आउटपुट इज द शार्पेस्ट सिंस अप्रैल 1994। ये जो ड्रॉप हमें देखने को मिला है तो अप्रैल 1994 से लेकर आज तक इतना ज़्यादा ड्रॉप जो है वो हमने कभी भी रजिस्टर नहीं किया है। IIP को देखिए आप, राइट, अप्रैल 2019 लास्ट ईयर का जो अप्रैल था उसके साथ कंपेयर करें तो इट वाज 126.5। 2020 का हो गया है 56.3। तो ड्रॉप कितना है? -55.49% का। मैन्युफैक्चरिंग 126.2 था लास्ट ईयर सेम मंथ। इस साल सेम मंथ यानी कि अप्रैल 2020 में 45.1, इसमें 64% जितना ड्रॉप हुआ है। माइनिंग में -27 मीन्स, व्हेन आई से माइनस आई मीन टू से कि इसमें ड्रॉप हुआ है 27.36% का। इलेक्ट्रिसिटी में 22.59% का। कैपिटल गुड्स जो हैं ये इन्वेस्टमेंट की एक निशानी है। तो कैपिटल गुड्स में भी देखिए यहाँ पर कैपिटल गुड्स भी वर्स्ट अफेक्टेड हैं, ड्रॉप हुए हैं। तो कैपिटल गुड्स जब कम पैदा होते हैं तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो 91.99% का ड्रॉप। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हैं इसमें 96% का ड्रॉप। 96% का कंज्यूमर ड्यूरेबल का ड्रॉप का मतलब यह है कि अर्बन जो डिमांड है, अर्बन एरिया में जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, तो इनकी डिमांड में एक बहुत बड़ा ड्रॉप। और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स जो है इसमें -36.14% का ड्रॉप, यानी कि लास्ट ईयर था 140, इस साल सेम मंथ अप्रैल 2020 में इट इज़ 89.4%। तो आपको एक बड़ा पिक्चर जो है वो नज़र में आ गया होगा कि चीज़ें जो हैं इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात करें तो, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इट इज़ वेरी बैड। जो लेटेस्ट डेटा है और ज़्यादा सीवियर ये हो सकता है। डेटा जो है वो अभी और ज़्यादा क्लियर डेटा जो है वो हमें नहीं मिला है एज़ पर द मिनिस्ट्री। सेम थिंग गोज़ विथ इन्फ्लेशन, जो महंगाई है। तो महंगाई का एस्टिमेशन ये फ़िलहाल दिखाया है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन का डेटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन जो है ये 9.28% जितना इंक्रीज़ हो गया है। सेम ये जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि फूड इन्फ्लेशन के साथ और ये जो
अभी हम डिस्कस कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग, तो ये दोनों खबरें जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। मॉस्पी ने ये बताया है कि ये एक जो भी आंकड़ा उनके पास अवेलेबल था, तो इसी आंकड़े से उन्होंने ये एक एस्टिमेशन लगाया है कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो 9.28% है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। ओवरऑल जो रिटेल इन्फ्लेशन है, नॉर्मल इन्फ्लेशन का जो डेटा है, रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा, उसका एक पार्ट होता है फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन है, उसके फिगर्स अभी मई महीने के जो हैं वो निकाले जाएंगे, और बाद में अभी कुछ टाइम के बाद हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट जो फिगर है वो क्या है एज पर मिनिस्ट्री। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, मोराटोरियम की बात करें तो एज वी ऑल नो, मोराटोरियम का मतलब होता है, सिंपल भाषा में बात करें तो एक प्रकार की छूट दी जाती है। आपकी कोई लोन जो है वो चल रही है, लॉकडाउन हुआ, आपकी इनकम बंद है, आपको सैलरी नहीं मिल रही है, या फिर आपका बिजनेस जो है तो व्यापार नहीं हो रहा है, ट्रांजैक्शंस नहीं हुए, तो आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्टिंग में 3 महीनों का मोराटोरियम डिक्लेयर किया था, यानी कि आपको 3 महीने तक जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पे नहीं करने हैं। उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया, इसमें और ज़्यादा 3 महीने ऐड किए गए, राइट, तो 6 महीने टोटल हो गए फॉर एग्जांपल। अब प्रश्न ये है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये जो, लेट्स से कि आपकी एक लोन है, आप एवरी मंथ 10,000 रुपये पे करते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय 6, तो ये हो गया आपके 60,000 रुपीज़, राइट, जो आप हर महीने अगर आप रेगुलरली पे करते हैं तो 6 महीने में आप 60,000 रुपीज़ पे करेंगे। ये एक रफ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ जाए उसलिए। अब ये 10,000 जो है ये सिर्फ प्रिंसिपल नहीं है, इसमें लेट्स से 5,000 रुपये प्रिंसिपल हैं और 5,000 रुपये इंटरेस्ट है। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी 5K इज़ योर प्रिंसिपल एंड 5K इज़ योर इंटरेस्ट, आपकी जो टोटल लोन है उसके हिसाब से। अब मोराटोरियम अगर आपको दिया गया है कि 6 महीनों तक आप अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे तो दैट्स ओके, तो हम खुश हो जाएंगे कि चलो ठीक है, 6 महीनों की हमें राहत मिली। प्रश्न ये है कि इंटरेस्ट का क्या होगा? क्या ये जो 6 महीने का इंटरेस्ट है, राइट, जो 60,000 का 50%, लेट्स से 30,000 रुपीज़ इंटरेस्ट जो है वो अगर आपको पे करना है, भले ही 6 महीने के बाद, लेकिन वो पे करना है, तो ये तो नुकसान ही होगा, इज़न्ट इट? फ्रॉम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचे तो बैंक का नुकसान होगा अगर बैंक आपको ये 30,000 रुपीज़ चार्ज ना करे तो, और अगर आप इसको पे करेंगे तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये एक प्रश्न आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताया है कि आप क्लैरिफाई कीजिए कि ये जो वेवर ऑफ इंटरेस्ट हैं ये मोराटोरियम में एप्लीकेबल है या नहीं, कि भले ही इंस्टॉलमेंट्स फ़िलहाल कस्टमर्स पे ना करें, 6 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट्स की शुरुआत कर दें, लेकिन जो ये 6 महीने का इंटरेस्ट है क्या उनको वो पे करना है या नहीं, ये एक कंसर्न है, ये एक प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है ये प्रश्न। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर बैंक की जो एक बैंक ने मीन्स आरबीआई जो है वो, अब गवर्नमेंट ने ये बताया है कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, आरबीआई के साथ, बैंक्स के साथ, फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्सेट्रा के साथ मिलकर गवर्नमेंट जो है वो इसके बारे में डिस्कशन करेगी, और 17 जून तक गवर्नमेंट को अपना रिप्लाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रोवाइड करना है। पेटिशनर है गजेंद्र शर्मा, उन्होंने ये पेटिशन फाइल की। उन्होंने कहा कि ये जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर वेवर मिलना चाहिए। आरबीआई का स्टैंड ये था कोर्ट में कि ये बेसिकली मोराटोरियम जो है ये लोन माफ़ी नहीं है, ये इंटरेस्ट माफ़ी नहीं है, ये तो एक प्रकार की फैसिलिटी है कि फॉर टाइम बीइंग हमने इंस्टॉलमेंट्स को डिले कर दिया है कि 6 महीनों तक अगर आप पे नहीं कर सकते तो दैट्स फाइन, 6 महीने के बाद पे कीजिए। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बैंक्स को तो बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बैंकिंग सेक्टर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं जितनी भी लोन्स हैं उन सभी लोन्स के बारे में, तो वी आर टॉकिंग अबाउट लाखों करोड़ों रुपए, राइट, 1 लाख करोड़ रुपीज़, 2 लाख करोड़ रुपीज़, इतने अमाउंट की, रफली स्पीकिंग इतने अमाउंट की बात है। तो इतना अमाउंट अगर बैंक को नहीं मिलेगा इंटरेस्ट के तौर पर जो उनको मिलता है, तो इससे बैंकिंग सेक्टर का कितना बड़ा नुकसान होगा। टॉप कोर्ट ने ये बताया कि ये नॉर्मल टाइम्स नहीं है, ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स में से हम गुजर रहे हैं, तो हर किसी को इसके बारे में सोचना चाहिए। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा। बैलेंस्ड यानी कि
आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। अब जो ये मिनिस्ट्री के साथ, बैंक के साथ जुड़े हुए जो टॉप ऑफिसर्स हैं, तो वो इसके ऊपर एक बेस्ट रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि थोड़ा इंटरेस्ट माफ़ किया जाए और थोड़ा इंटरेस्ट पे किया जाए? इंस्टॉलमेंट्स तो पे करने ही हैं, वो 6 महीने के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन ये 6 महीनों की जो एक राहत मिली है, तो इसमें थोड़ा बहुत इंस्टॉलमेंट, लेट्स से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, 3 महीनों का इंटरेस्ट कलेक्ट किया जाए, 3 महीनों का जो है वो माफ़ कर दिया जाए। तो क्या ऐसा बैलेंस अचीव किया जा सकता है? राइट, तो ये व्यू पॉइंट है, एक फूड फॉर थॉट है, जिसके बारे में बैंक्स और हम सब सोच सकते हैं कि इसका कोई एक हमें रास्ता निकालना होगा, क्योंकि कस्टमर्स की भी हमें पोजीशन को समझना होगा और बैंक्स की भी पोजीशन को समझना होगा। तो इट इज़ वेरी ट्रिकी, एक बहुत ही ट्रिकी डिसीजन होगा। रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, तो बेनेट यूनिवर्सिटी, बेनेट बेसिकली ये जो टाइम्स ग्रुप है, जो इकोनॉमिक टाइम्स पब्लिश करता है, तो ये टाइम्स ग्रुप की एक यूनिवर्सिटी है, स्कूल ऑफ लॉ ऑफ द बेनेट यूनिवर्सिटी। तो इसका एक वेबिनार था जिसका टाइटल था कोविड-19 कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल कॉनड्रम। इसको एड्रेस करते हुए हमारे एचआरडी मिनिस्टर साहब ने ये बताया है कि पूरा देश, जितनी गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, और हर एक व्यक्ति को जो हम कहते हैं पुट ऑल योर हैंड्स ऑन द डेक, कि जितनी भी आपकी ताकत है सारी ताकत लगा दीजिए ताकि इस कोरोना वायरस को हम ख़त्म कर सकें। लोग कोऑपरेट करेंगे, लोग टैक्स पे करेंगे, गवर्नमेंट जो है वो राइट डिसीजंस लेगी, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी। तो ये सारी चीज़ें जब हम मिलकर करेंगे तभी हम कोविड-19 को हरा सकते हैं। उन्होंने लॉकडाउन के बारे में बताया कि भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने एक टाइम पर डिसीजन लिया, इसको देखते हुए हम एक हद तक इसको कंट्रोल कर पाए हैं, लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस के आंकड़ों को, स्प्रेड को हम रोक पाए हैं। दूसरा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट उन्होंने शेयर किया है वो ये है कि भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन इस डेमोक्रेसी में पता है कितने स्टूडेंट्स हैं? पूरी इकोसिस्टम जो है, एजुकेशन की इकोसिस्टम, इसकी टोटल स्ट्रेंथ जो है वो यूएसए की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। हमारे देश में 1000 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, 16 लाख प्लस स्कूल्स हैं, 1.8 करोड़ जितने रफली टीचर्स हैं और 33 करोड़ स्टूडेंट्स हैं हमारे देश में। यूएसए की पॉपुलेशन से ज़्यादा सिर्फ एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जो लोग हैं, इनकी पॉपुलेशन है। अब सोचिए कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो फिर से रिस्टार्ट करना चाहती है एजुकेशन इकोसिस्टम को बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स में, और स्कूल्स, कॉलेजेस, टीचर्स, हर कोई जो है वो ऑनलाइन क्लासेस, कई लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कई लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसका एक रास्ता ढूंढने की कोशिश जो है वो हर किसी को करनी चाहिए। स्कूल को, कॉलेज प्रिंसिपल्स, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, स्टूडेंट्स भी इसमें पार्ट ले सकते हैं, इज़न्ट इट? Moving on to last item of the day, leeway. This is not the last, the second last है, leeway to MSMEs। जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है कि जो स्मॉल और मीडियम कंपनीज़ हैं उनके ऊपर जो पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं लेट जीएसटी को अपडेट करने की और डिले की जो एक पेनल्टी है, जो इंटरेस्ट है, तो इसको रिड्यूस किया गया है। वे सारी छोटी छोटी कंपनीज जो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आती हैं तो उनको कम्प्लीटली किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं होगी, और जिनका टर्नओवर जो है 5 करोड़ से कम है तो उनके लिए जो लेट फ़ी है, इंटरेस्ट डिलेड, ये सारी चीज़ें वेव ऑफ की गई है। और जो बड़ी कंपनीज़ हैं तो कुछ 18% जितनी पेनल्टी लगती थी उसको कट करके 9% जितना कर दिया गया है। ये जीएसटी काउंसिल ने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ये एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि एक तरफ चीज़ों को वापस रिस्टार्ट करने की मेहनत है और दूसरी तरफ अगर पेनल्टी पे करनी है तो फिर ये डबल वेमी हो जाएगी। दो जगह से कंपनी जो है उसके ऊपर एक प्रकार का यू कैन से इंटरेस्ट और पेनल्टी और ये सारी चीज़ें, और ऊपर से दूसरे पेमेंट्स करने हैं एक्सेट्रा, तो उनके लिए एक डबल वेमी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएगा। लेकिन इसको एक सेंसिटिव तरीके से जीएसटी काउंसिल ने समझा। इसी के साथ जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीएसआर जो है, तो सीएसआर में अगर आप पैसे खर्च करेंगे तो इसकी भी टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगी, ताकि कंपनीज जो हैं उनको ऐसा ना लगे कि मीन्स एक मोटिवेशन रहे कंपनीज को भी, उनको भी बेनिफिट रहे, और साथ साथ कंपनीज सीएसआर जब करती हैं तब समाज का भी भला होता है। तो यहाँ पर सरकार भी एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ सरकार को रेवेन्यू भी चाहिए, रेवेन्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रनिंग द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट का काम चले उसके लिए गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से नहीं आ रहे हैं। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के खर्च बढ़ चुके हैं और कंपनीज़ को भी पैसे चाहिए रिस्टार्ट होने के लिए। तो सोच समझकर सरकार जो है यहाँ पर एक बैलेंस अचीव करना चाहती है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, एक मॉडरेशन का पाथ
जो है वो बिछा रही है, ऐसा हमें लग रहा है ऐसे डिसीजन से। तो दिस इज़ गुड, दिस इज़ नॉट बैड। लास्ट है केवाईसी नॉर्म्स। हमारे नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत साहब जो हैं, उन्होंने ये बताया है कि केवाईसी के नॉर्म्स जो हैं उसको हमें और ज़्यादा सिंपल बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने ये बताया कि जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, तो ये कस्टमाइज्ड हों, राइट, लोकलाइज्ड प्रोडक्ट्स हों और वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में हो, यानी कि लोकल। अगर आप तमिलनाडु में कुछ बेच रहे हैं तो तमिल लैंग्वेज में भी अवेलेबल हो सारी चीज़ें। अगर आप गुजरात में बेच रहे हैं तो गुजराती लैंग्वेज में अवेलेबल हो। तो ये जब चीज़ें हम करेंगे, वर्नाक्युलर और लोकलाइज्ड टच एक होगा जब चीज़ों में, तो उसके हिट होने के और फाइनेंशियल इंटीग्रेशन यानी कि वित्तीय समावेशन के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि लोकल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में लोग अगर इसको समझ पाएँ। मोबाइल फ़ोन्स जो हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको अंग्रेज़ी नहीं आती है, लेकिन मोबाइल फ़ोन अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की डिज़ाइन और सारी चीज़ें जो हैं, ऐप्स एक्सेट्रा, तो ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हैं। तो यूज़र फ्रेंडली हम जितनी फाइनेंशियल सर्विसेज को बनाएंगे उतना ही वित्तीय समावेशन होगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उनकी बात करें तो हमारे देश में महीने में 3 बिलियन जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं। जो एक गवर्नमेंट का गोल टारगेट ये है कि दिन में बिलियन जितने ट्रांजैक्शंस हों। तो और ज़्यादा लोग जब इसके साथ जुड़ेंगे तो और ज़्यादा ट्रांजैक्शंस लोग करेंगे। अगर डिजिटल समावेशन हुआ तो फाइनेंशियल समावेशन भी इजीली होगा, लेकिन उसके लिए केवाईसी नॉर्म्स और दूसरी चीज़ें हमें यूज़र फ्रेंडली बनानी होगी। उन्होंने ये भी बताया कि भारत सरकार जो है इंडिया में आज 11.1 लाख करोड़ रुपीस भारत जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र करता है। 426 स्कीम्स हैं, 56 मिनिस्ट्रीज़ के तहत ये चलती हैं, और डीबीटी के माध्यम से हम 11.1 लाख करोड़ रुपीस पर ईयर इतना हम ट्रांसफ़र करते हैं और विदाउट एनी लीकेज। तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल और अचीवमेंट है। ये आंकड़ा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11.1 लाख करोड़ रुपीस। तो इसको ध्यान में रखिएगा, मेंस एग्जामिनेशन के आंसर में आप इसको लिख सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी या फिर डीबीटी के बेनिफिट्स को और ज़्यादा वेट ऐड करने के लिए यू कैन कोट अमिताभ कांत हियर। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंजॉय योर वीकेंड। जय हिंद।